Dear students, till now we studied types of animal tissue. In animal tissue, I explained nervous tissue, I explained three types of muscular tissue, and I explained simple epithelial tissue also. When epithelial tissue, cells of the epithelial tissue forms a single layer, that is simple epithelium. When group of cells forms a number of layers, that is stratified epithelium. That is stratified epithelium. In between simple and stratified, besides simple and stratified epithelial tissue, there is a special type of modified epithelial tissue. You can say this is a special type of epithelial tissue. There is a special type of epithelial tissue that can be classified on basis of function. Normally epithelial tissue are meant for protection, for covering, but but when epithelial tissue performs function of secretion, then that type of epithelial tissue is known as glandular epithelium. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अगर एक लेयर बना रहे हैं सेल्स की तो उसे सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। अगर जो सेल्स है वो कई लेयर में है तो वही स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहलाता है। और सेल का शेप अलग अलग हो सकता है, फ्लैट सेल्स हो सकती हैं, क्यूबॉइड सेल्स हो सकती हैं, पिलर लाइक सेल्स हो सकती हैं। तो ये सेल्स का शेप की बेसिस पर इनको सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल कहा था। बॉडी में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और इनका क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। फिर जब यही सेल्स यानी फ्लैट सेल्स हो लेकिन कई लेयर में हो तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कहेंगे। कॉलम शेप की सेल्स हो और कई लेयर बनाए तो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे। और क्यूब सेल की शेप्स हो और कई लेयर बनाए तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम हो जाता है। तो ये जो डिवीजन था वो तो इस बेसिस पर था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं मेनली वहां पर। लेकिन अगर एपिथेलियल टिश्यू स्पेशली सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करे तो उसे ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स दैट फंक्शन मेनली टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कुछ केमिकल्स। भाई केमिकल्स भी तो क्या है, मॉलिक्यूल्स ही तो है। मैक्रोमोलिक्यूल्स रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं अगर एपिथेलियल सेल्स, तो इसे ही कहते हैं एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं पहले बात तो। और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सिक्रीशन करेंगे उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लैंड। क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक्चुअली ये जो सिंपल टाइप की एपिथेलियल सेल्स होती हैं उन्हीं में मॉडिफिकेशन से बन रहे हैं। देखिए आप, सिंपल है, ये सेल्स जो है एक लाइन में लगी हुई हैं। फिर कहीं यही क्या हुआ कि यही सेल्स जो हैं इन्होंने ही ये सेल्स थी इस तरीके से मॉडिफाई हो गई और सिक्रीशन का काम करने लगी। कहीं यही सेल थी, इसने कई लेयर बना के फिर ऐसा शेप बना लिया, फिर ये ग्लैंड हो गई और यही ग्लैंड कोई सिक्रीशन करने लग गई। तो यही एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ग्लैंड का रूप ले ले, ग्लैंड बन जाए और कुछ सिक्रीट करने लगे कोई मैक्रोमोलिक्यूल, तो उसे ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहने लगते हैं। ये बात आप समझ रहे होंगे। लेकिन ये जो ग्लैंड्स होती है ना बेटा, ग्लैंड्स दो टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं ग्लैंड्स के? ग्लैंड के दो टाइप्स हो सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एंडोक्राइन and what is exocrine glands. This differentiation of glands into endocrine and exocrine is especially on basis of presence or absence of duct. भाई ग्लैंड है, कोई स्ट्रक्चर है, वो ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल रिलीज कर रहा है, लेकिन वो मैक्रोमोलिक्यूल
किसी डक्ट के माध्यम से फ्लो करके जाएगा टारगेट ऑर्गन पर, या ब्लड में सीधे मिलेगा। तो इस बेसिस पर, यानी कि अगर उस ग्लैंड में ग्लैंड के साथ साथ डक्ट भी पाई जाए, ग्लैंड में डक्ट भी पाई जाए, यानी डक्टेड ग्लैंड हो, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। लेकिन लेकिन अगर ग्लैंड में डक्ट ना हो और ग्लैंड में जो सिक्रीशन बने, मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, वो सीधे ब्लड में रिलीज कर दिए जाएं, तो उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के आपको दो बेसिक डिफरेंशिएशंस देखने को मिल रहे हैं कि जब जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दिए जाएं तो कहेंगे कि वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और उसमें सीधी सी बात है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये जो सिक्रीशंस है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप देख रहे हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस जो होते हैं वो डक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, विदाउट डक्ट होते हैं। और सिक्रीशंस जो होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, सिक्रीशंस डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू। जैसे कि अगर ये ग्लैंड है कहीं बॉडी में और इसके आसपास ब्लड वेसल फ्लो कर रही है, तो ये ब्लड अपना सिक्रीशन इस ब्लड वेसल में ऐसे रिलीज कर देगी। और कोई स्पेशल डक्ट इस ग्लैंड से, ऐसे कोई डक्ट नहीं खुलती है, कोई ट्यूब नहीं खुलती है वहाँ तक जहाँ तक कि इस मैक्रोमोलिक्यूल को या हार्मोन को सिक्रीट होना है। एक बार फिर से समझिए कि मान लीजिए ये कोई डक्ट है और जहाँ पर ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीशन करती है। तो जो ग्लैंड सिक्रीशन करती है वो कोई काम करेगा ना भाई, मैक्रोमोलिक्यूल क्यों रिलीज कर रही है, मैक्रोमोलिक्यूल या तो वो कोई एंजाइम हो सकता है या तो हार्मोन। ये बात जान लीजिए कि ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करती हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि वो सिक्रीशंस करती हैं, मैक्रोमोलिक्यूल सिक्रीट करती है, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल या तो कोई एंजाइम हो सकता है या तो कोई हार्मोन हो सकता है। तो अगर वो कोई हार्मोन है या वो एंजाइम है तो वो कहीं जाकर कुछ काम करेगा ना भाई, एंजाइम कोई काम करेगा। जैसे एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम है तो सुक्रोज का ब्रेक डाउन करेगा, माल्टेज एंजाइम है तो माल्टोज का ब्रेक डाउन करेगा। या हार्मोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करेगा। या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तो फीमेल में प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। तो हार्मोन का, एंजाइम का हमेशा कोई निश्चित काम होता है। और काम हमारी बॉडी में, बॉडी की किस ऑर्गन को टारगेट करके कर रहा है। भाई कोई एंजाइम रिलीज किया गया, जैसे सुक्रेज एंजाइम रिलीज किया गया, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो जाके काम कहाँ करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल के किसी भाग में जाकर काम करेगा। इसी तरह कोई हार्मोन रिलीज किया गया तो वो हमारे किस बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, जिस बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है वहां पहुंचना होगा उसको। यानी कि जो सिक्रीशंस रिलीज होते हैं ग्लैंड से, चाहे वो कोई एंजाइम हो और चाहे वो कोई हार्मोन हो, एंजाइम हो या हार्मोन हो, ये काम करेंगे जिसके ऊपर, बनाएगा कौन इसे, बनाएगी ग्लैंड। बनेंगे कहाँ, ये ग्लैंड में बनेंगे। और काम करने कहाँ जाएंगे, ये जहाँ काम करने जाएंगे उसे बोलेंगे इनका टारगेट ऑर्गन। ठीक है, ग्लैंड मतलब एंजाइम या हार्मोन का, मैक्रोमोलिक्यूल का घर हुआ। और टारगेट ऑर्गन यानी जहां पर जाकर ये काम करेंगे, इसका ऑफिस हो गया। ये बात बहुत आपको अच्छे से समझनी है। तो ग्लैंड में ये हार्मोन और एंजाइम बने और बन के अगर घर में ही रह गए तो टारगेट पे जाके कैसे काम करेंगे। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो क्या हो रहा है, आप बच्चे लोग हैं, पढ़ना आपका काम है, तो टीचर आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, टारगेट हैं आप, स्टडी टारगेट है, तो वहां तक वो काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि टीचर कहाँ है, अपने घर में ही है। इसी तरह जो ग्लैंड्स हैं, अगर वो एंजाइम हार्मोन बना के अपने ही पास रख लेगी तो काम तो नहीं होगा ना, जैसे अभी हो रहा है पैंडेमिक की वजह से। तो जो बन रहा है एंजाइम या हार्मोन, उसको टारगेट तक पहुंचना है। तो टारगेट तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, या तो पहले से ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है और जो सिक्रीशन है वो सीधे ब्लड में ग्लैंड जो है रिलीज करते और ब्लड के माध्यम से वो किसी और जगह पर जहां उसे काम करना है वहां पहुंच जाए। या ऐसा हो सकता है कि वो ग्लैंड
से, जैसे कि ये ग्लैंड है जहाँ की एंजाइम बन रहा है, तो इस ग्लैंड से एक डक्ट भी निकले और जहाँ टारगेट ऑर्गन तक ये एंजाइम सीधे रिलीज हो। तो जब डक्ट भी प्रेजेंट होती है तो ऐसी ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड कहते हैं, और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ऐसा होता है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया होगा अभी तक कि दो टाइप की ग्लैंड्स हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं उसे कहा जाता है हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड में बनने वाले मैक्रोमोलिक्यूल को हार्मोन कहा जाता है, और ये बिना किसी डक्ट के सीधे ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। और ब्लड, क्योंकि ब्लड हर जगह बॉडी के हर सिस्टम तक, हर सेल तक, हर पार्ट तक पहुंच सकता है, तो ब्लड में डिजोल्व होकर, ब्लड में घुलकर वो हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा और वहां जाकर अपना मैसेज देगा, फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो दो बातें मेन की एंडोक्राइन ग्लैंड्स विदाउट डक्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल रिलीज करती हैं उसका नाम होता है हार्मोन। और ये कहाँ रिलीज करती हैं? इसे सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जहाँ ग्लैंड्स में इस तरीके से काम होता है उसे ऐसे प्रकार की ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इनसे पूरा एक सिस्टम बना होता है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी आती है। जैसे ह्यूमन में ब्रेन के बेस पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। इसी तरह गले में थायराइड, पैराथायराइड है, या किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, या स्टमक के पास जो है पेंक्रियास है, या ह्यूमन में टेस्टिस और ओवरी पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं? या इसी तरह थोरैक्स या सीने में जो है पाया जाता है, थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। तो ये सभी ग्लैंड्स क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो इसे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए कि आपको ये ब्रेन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप पिट्यूटरी ग्लैंड देख सकते हैं और पीनियल ग्लैंड देख सकते हैं। तो ये दोनों ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि ब्रेन का ये हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस में नीचे की तरफ जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और यहाँ ऊपर की तरफ जो होती है वो पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है, आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, बस मैं आपको एक पोजीशन बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। इसी तरह गले में थायराइड और पैराथायराइड पाई जाती है। थोरैक्स रीजन में थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। स्टमक में ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसके बीच में पेंक्रियास ग्लैंड पाई जाती है। इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। और ह्यूमन में जो उसके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, इसलिए उनको भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी पाई जाती है। तो यानी कि ये सभी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, और हार्मोन आपने देखा ब्लड में सीधे रिलीज किए जाते हैं। और ये सभी जो ग्लैंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और इन सभी में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है एक्सेप्ट पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड होने का मतलब हुआ कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो एंडोक्राइन नेचर का होता है, कुछ पोर्शन एक्सोक्राइन नेचर का होता है, यानी कि ये एंजाइम भी रिलीज कर सकता है और ये हार्मोन भी रिलीज कर सकता है। पैंक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट कैन रिलीज एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स। तो ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है पैंक्रियास। ठीक है, बाकी जितनी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, ये सभी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज करती हैं, सीधे ब्लड में रिलीज करती हैं। तो इसीलिए इन, और बिना डक्ट के, कोई डक्ट नहीं होती, इन ग्लैंड से कोई डक्ट नहीं निकलती है, और इसीलिए इन्हीं को क्या कहते हैं? इनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। दूसरे टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं मैं, कि जहाँ भी ये ग्लैंड पाई जाएँ, कहीं भी जहाँ भी बॉडी में पाई जाती हैं और जहाँ भी ये काम करें, मान लीजिए ये ग्लैंड है, कहीं भी बॉडी में पाई जाएंगी, और जहाँ टारगेट, जहाँ काम करेंगी, जिस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करने के लिए ये सिक्रीशन रिलीज करेंगी,
तो ये जो सिक्रीशन रिलीज होती है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीशन रिलीज करती है उसका नाम होता है एंजाइम। एक्स और जेड आप याद रखेंगे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है वो क्या होते हैं, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंजाइम कहते हैं। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा एंजाइम्स रिलीज करती हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए ये एंजाइम डक्ट के माध्यम से जाते हैं। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा डक्टेड ग्लैंड होती हैं। कैसी होती हैं ये? डक्टेड ग्लैंड होती हैं, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होती है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्किन है, तो हमारी स्किन की सरफेस पर देखते अगर आप फैन ऑफ कर दें, गर्मी में रहें तो आपको बहुत तेजी से पसीना होने लगता है, तो स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारी स्किन में। तो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो क्या करती है, डक्ट होती है उनमें, तो वो डक्टेड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का आपको बेसिक समझ में आया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस क्या हैं, एंजाइम्स होते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है हार्मोन, और हार्मोन को वो सीधे ब्लड में रिलीज करती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो ब्लड में अपने सिक्रीशन को रिलीज नहीं करती है, डक्ट के माध्यम से सीधे टारगेट ऑर्गन को भेजती है। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर लिमिटेड होता है, यानी टू द पॉइंट इफेक्ट होता है। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपको बस कुछ पॉइंट पढ़ा रही हूँ, तो सीधे सीधे आपने सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़े, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें भी बता दूं और मेरे इफेक्ट से, मेरी बात के प्रभाव से कोई बच्चा जाए 2-4 किताबें और पढ़ ले, यानी मेरा इफेक्ट कैसा हो गया, लार्ज स्केल हो गया। लेकिन आज की जितनी स्लाइड्स है किसी बच्चे ने उतनी भी तैयार कर ली तो वो भी एक इफेक्ट हुआ, वो कैसा इफेक्ट हुआ, लिमिटेड। तो इसी तरह हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट होते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स के। तो जनरली एंजाइम्स के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनके इफेक्ट्स कैसे होते हैं, लिमिटेड इफेक्ट होते हैं। जैसे सुक्रेज एक एंजाइम है, तो ये क्या काम करेगा, ये सुक्रोज को तोड़ देगा, सुक्रोज का ब्रेक डाउन करेगा, तो ये एक इसका लिमिटेड वर्क हुआ। लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखें, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो ह्यूमन में रिलीज होता है, किससे, टेस्टिस से, तो ये एक लार्ज स्केल इफेक्ट पैदा करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब हुआ कि मेल में जो बियर्ड्स आ जाती हैं, उनमें मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनकी वॉइस पिच चेंज हो जाती है, या अदर और जो चेंजेस आते हैं एडोलसेंट से रिलेटेड, तो यानी वो एक कैसे इफेक्ट है, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। तो एक बेसिक डिफरेंस तो पहले मैंने आपको बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड विदाउट डक्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस इट्स सिक्रीशन इनटू ब्लड डायरेक्टली, exocrine duct do not release enzymes directly into blood. फिर endocrine glands releases hormone and exocrine releases enzymes. And at last exocrine glands इफेक्ट जो है, exocrine का इफेक्ट जो है वो लिमिटेड है और एंडोक्राइन का इफेक्ट जो है लार्ज स्केल है। तो ये मैंने आपको आज एक बताया। एक्सोक्राइन के जो एग्जाम्पल्स है वो देख लीजिए, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ईयर वैक्स ग्लैंड जो स्किन में पाई जाती हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। या ह्यूमन में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, ये सभी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कैसी होती हैं, वो एक्सोक्राइन नेचर की होती है क्योंकि एंजाइम रिलीज करती है, टाइलिन एंजाइम रिलीज करती हैं। इस तरह पैंक्रियास मैंने आपको बताया, पैंक्रियास देखिए एंडोक्राइन में भी बताया, एक्सोक्राइन में भी, क्योंकि पैंक्रियास एंजाइम भी रिलीज करता है और हार्मोन भी। तो जो पैंक्रियास जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो कैसा है उसका फंक्शन, तब कैसा हो जाता है, तो वो एक्सोक्राइन नेचर का हो जाता है। इसके पहले वाले में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि जब पैंक्रियास जो है वो हार्मोन रिलीज करता है, पैंक्रियास आपको सुना होगा आपने, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है।
तो इस रूप में जबकि ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो ये कैसा है, पैंक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जब ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं, तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। तो वो एक स्पेशल केस है। बाकी या तो कोई ग्लैंड एक्सोक्राइन होती है, सिर्फ एंजाइम रिलीज करेगी, या एंडोक्राइन होती है और सिर्फ हार्मोन रिलीज करेगी। तो बेटा ये डिस्कशन यहाँ पर ही मैं समअप करती हूँ। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया था। तो आप ये जो वीडियोस इधर भी मैंने आपको अपलोड किए हैं, उन्हें आप रिवाइज करिए। टिश्यू का कंप्लीट जब हमारा पूरा हो जाएगा तो एक मैं वीडियो और बना दूंगी। अभी हम पार्ट पार्ट में इसे पढ़ रहे हैं, और क्योंकि ये टॉपिक 9th में भी है, 11th में भी है, तो मैं इसके अभी सभी पार्ट्स जो हैं वो थोड़े आपको अलग तरीके से मिलेंगे। कई टाइप के वीडियो मिलेंगे, वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। लेकिन आप मेरे चैनल पर विजिट करके बाकी जो कोर्स है वाई डू वी फॉल इल जो है चैप्टर 13, या इसके बाद का जो चैप्टर 5 सेल मैंने पढ़ाया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे रिलेटेड बहुत से वीडियोस हैं। वो लास्ट के वीडियोस जो हैं रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।